नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है। तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट जो है एलएलबी प्रेजेंट टाइम में एलएलबी कर रहे हैं, चाहे वो एलएलबी 3 ईयर्स या 5 ईयर्स के स्टूडेंट हो, किसी भी सेमेस्टर में हो। जिस सेमेस्टर में आप लोग का ये सब्जेक्ट है तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करें तो आप लोग के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी आप जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तभी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आप एडवोकेट हैं या आप लोग जो यूपीएससी मतलब या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तभी आप लोग के मेंस में इससे फुल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है आपका इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड जो है एक कानून है और एक एक्ट है। इससे हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे। इसी में जो है इन्वायरमेंटल लॉ में एक एक्ट है जिसे हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो है 1986 में बना था। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। इसे जानिए, लास्ट तक में रहेगा, अच्छे से देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, नहीं तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी टॉपिक पर लेक्चर चाहिए आपको, हिंदी इंग्लिश किसी भी में, तो आप लोग ज़रूर जो है वहाँ लिख करके मेंशन करिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा तुरंत। ठीक, चलिए अभी स्टार्ट करें। इन्वायरमेंटल जो आप लोग का जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम है। ये मई 1986 में पारित किया गया था और 19 नवंबर 1986 को लागू हो गया था। अब आपको ये पता चल गया। इस एक्ट में 26 खंड और 4 अध्याय, मतलब 26 जो है धारा और 4 अध्याय में ये एक्ट बांटा गया है। बेसिक डिटेल आप लोग जान लीजिए। अब जान चुके हैं। अब आप आगे देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्यों पारित किया गया। ये भी इसका कोई वजह होगा, कोई उद्देश्य, कोई ऑब्जेक्ट होगा। भाई क्यों पारित किया, कोई कानून बनता है तो वो क्यों होता है, क्यों शब्द जरूर आता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं भाई, तैयारी करने के लिए, आगे सेमेस्टर निकालने के लिए या आपको जानकारी के लिए, तो ये ज़रूरी होता है। इस अधिनियम को भारत में 3 दिसंबर 1984 को हुए भोपाल गैस रिसाव की वजह से आपदा हुई थी। उसके फलस्वरूप भारत में भी पर्यावरण से संबंधित कड़े कानूनों की बात उठने लगे थे लोग। जो है जो ये भोपाल गैस, आप लोग इसको पढ़ेंगे अगर आप लोग ला के स्टूडेंट, बहुत फेमस है। जो गैस जो मतलब दग जाता है तो उसी से जो है ये इस अधिनियम को लेकर के जो है मतलब यहाँ भी मांग होने लगी, इसीलिए यहाँ भी लागू हुआ। तत्पश्चात भारत सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लेकर आई। यह अधिनियम मेरे भाई, यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा पर्यावरण से संबंधित हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन, जो कि जून 1972 में जो स्टॉकहोम में हुआ था और जिसने भारत ने भाग लिया था, और साथ ही यह निश्चय भी किया गया था कि मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए समुचित कदम उठाए जाएंगे। मतलब इसी में से जो है मीटिंग हुई थी इस जगह पर, जो है यहीं पर जो है सभी लोगों का जो है राय हुआ और ये हुआ। गवर्नमेंट मतलब इंडिया भी उसमें जो है भाग ली थी कि अब जो है इस पर कुछ ना कुछ कानून बनेगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य क्या हो सकते हैं ये जानिए। इसके मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना है और वे मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार और मानव और अन्य जीव प्राणियों और पौधों और संपत्ति के खतरों को रोकथाम से संबंधित। इसका यही उद्देश्य है कि सही से मतलब पॉल्यूशन मतलब उतना अच्छे तरीके से ना फैले और बच्चे और जैसे हुए, इसके बाद जो है जितने भी पर्सन हैं ह्यूमन बीइंग, वो लोग अच्छे से रहें। इसके बाद जितने भी जो है आप लोग के जो है जानवर हैं, ये भी जितने भी चिड़िया हैं, ये सब लोग अच्छे तरीके से, जितने भी पौधे हैं ये लोग भी अच्छे से रहें। इसका मेन उद्देश्य यही है। इस अधिनियम में देखिए अम्ब्रेला लिस्टिलेशन भी कहा जाता है इसे, क्योंकि ये ऐसा कानून है जिसने भारत में पर्यावरण के नियंत्रण की व्यवस्था के लिए एक ढांचा प्रदान किया है, जिसमें उद्योग, निर्माण कार्यों, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों, समुद्री या जलीय जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों आदि सभी को कवर करता है ये अधिनियम। इतना सब और सब है, मतलब इसमें नाम नहीं दिया गया है, इतना मान लीजिए, इतना जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यह अधिनियम अन्य पर्यावरण संबंधी कानूनों जैसे जल अधिनियम और वायु अधिनियम के अंतर्गत स्थापित विभिन्न अथॉरिटीज के बीच जो है समन्वय
समन्वय का भी जो प्रावधान करता है ये भी जान लीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की मुख्य धाराएं और विशेषताएं जान लीजिए। इसके सेक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट, इसकी जो विशेषता क्या है। तो इस अधिनियम के धारा फर्स्ट में इसका संक्षिप्त नाम और विस्तार और समय दिया गया है, आपको पता होगा। आप ये जनरल बात है कि सर कोई भी जो है कानून, कोई भी एक्ट होता है तो इसमें फर्स्ट सेक्शन में यही दिया जाता है। दूसरा नंबर देखिए, इस अधिनियम की धारा 2 में पर्यावरण से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं दी गई है और सब सेक्शन, जितने भी कानून, जितने भी एक्ट बने, सब में जो है सेकंड नंबर में, जो सेकंड नंबर परिभाषा नहीं है तो सेकंड, धारा नंबर सेकंड याद करिए। जैसे केंद्र सरकार की शक्तियाँ, केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों के साथ मिलकर पर्यावरण की रक्षा और सुधार के उद्देश्य से आवश्यक सभी उपाय करने की शक्ति होगी। ये सब सारी चीज़ें दिए गए हैं। तीसरा नंबर दिया जो है, इस केंद्र सरकार के निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं इसमें सेक्शन नंबर 3 में। जैसे पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और जो है उपशमन के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे जो है क्रियान्वित करना। ये सब सारी चीज़ें दिया गया सेक्शन नंबर 3 में। पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न पहलुओं पर जो है मानक निर्धारित करना, ये भी दिया गया है। दूसरा पॉइंट। तीसरा है, विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण जो है प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करना। ये सब सारी चीज़ें दिया गया है मेरे भाई। और आगे अगला पॉइंट इसमें दिया गया, उन क्षेत्रों पर कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन प्रतिबंध लगाना जिनमें किसी उद्योगों के समूह या ऐसे प्रक्रियाओं का संचालन हो रहा हो, उस पर जो है यहाँ रोक लगेगा। अब ये 3 था। अब सेक्शन नंबर 4 देख लीजिए। केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत विभिन्न उद्देश्यों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। जब कोई ज़रूरत लगेगी, कोई दिक्कत होगी, तो केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया गया है सेक्शन नंबर 4 में, जो है कि वो जो है जो अधिकारियों को नियुक्त, मतलब विभिन्न अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है और भी अधिकारी नियुक्त कर सकती है और उन्हें संबंधित शक्तियाँ एवं कार्य सौंप सकती है। 5वां नंबर देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के धारा 5 के अनुसार केंद्र सरकार को निम्नलिखित निर्देश देने की शक्ति है। ये भी है, इनके पास पावर है। जैसे कि किसी उद्योग के संचालन या प्रक्रिया को बंद करने या उसके जो है निषेध या विनियमन करने की शक्ति, ये भी है आप लोग का। अगला पॉइंट इसमें, बिजली, पानी या किसी अन्य सेवा की जो आपूर्ति को रोकने या विनियमन करने की शक्ति भी है। धारा 6 देख लीजिए। प्रदूषक उत्सर्जन और प्रतिबंध दिया गया है इसमें। किसी भी व्यक्ति का संगठन को निर्धारित मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषक उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं होगी। धारा नंबर जो है आप लोग का देखिए 8 में, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अनुपालन, कोई भी व्यक्ति प्रक्रिया का अनुपालन न करते हुए या निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना किसी भी खतरनाक पदार्थ को नहीं रखेगा। ये भी चीज़ इसमें कहा गया है। अब धारा नंबर 10 में देख लीजिए, प्रवेश निरीक्षण की शक्तियाँ, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर आवश्यक सहायता के साथ निम्नलिखित कार्यों से प्रवेश करने का अधिकार होगा। ये जान लीजिए, नीचे इसके पॉइंट दिए गए हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, अधिनियम के अंतर्गत दिए गए किसी भी आदेश, अधिसूचना, निर्देशों के अनुपालन के निरीक्षण हेतु, अगर कोई अधिनियम जो इस धारा में दिया गया है, इसके तहत अगर कोई निरीक्षण करना हो, किसी की जांच करना है, तब आप लोगों को ये अधिनियम के अंतर्गत आना है, कोई आदेश दिया हो। अगला पॉइंट है, वह किसी भी उपकरण, औद्योगिक संयंत्र, रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य भौतिक वस्तु की जाँच और यदि आवश्यक हो तो जब्त करने के लिए के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध हेतु प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है। ठीक, इसमें भी कहा गया है जितने भी रजिस्टर, जितने भी डॉक्यूमेंट, ये सब एविडेंस के तौर पर है, ये जो है जब्त भी कर सकते हैं। अब अगला देखिए क्या लिखा गया है इसमें 9 नंबर, पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना। अधिनियम के इस अधिनियम के धारा 12 के अनुसार केंद्र सरकार के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं, जान लीजिए। केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण प्रयोगशालाएँ स्थापित की बात की जा सकती है। ऐसी प्रयोगशाला को सौंपे गए कार्यों को करने के लिए किसी भी प्रयोगशाला या संस्थान को पर्यावरण प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता देना, ये है पॉइंट। केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रयोगशालाओं के कार्यों को निर्दिष्ट करने के लिए वाले जो है नियम बनाने का भी अधिकार है। 10 नंबर देखिए, धारा नंबर 13 इसमें दिया है। धारा नंबर 13 में जो है सरकारी विश्लेषक की जो है नियुक्ति के बारे में बात कह रहा है ये सेक्शन। और किसी मान्यता प्राप्त पर्यावरण प्रयोगशाला को हवा, पानी, मिट्टी या अन्य पदार्थ के नमूनों के विश्लेषण के लिए केंद्र सरकार एक सरकारी विश्लेषक की नियुक्त कर सकती है तथा धारा 14 में सरकारी विश्लेषकों द्वारा रिपोर्ट का प्रावधान भी है, इसमें दिया गया सेक्शन नंबर 14 में। अगला पॉइंट देखिए 11 नंबर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 में अपराधों के लिए दंड दिया गया है। अगर कोई दिक्कत, कोई क्राइम कर रहा है आप लोग,
कोई अपराध कर रहे हैं तो इसमें दंड भी। अधिनियम के किसी भी प्रावधान का पालन न करना और उल्लंघन करना अपराध माना जाता है। EPA 1986 के तहत किसी भी अपराध का दंड 5 साल तक की कैद या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकता है। ये जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या 5 साल का जो है दंड हो सकता है या जो है 1 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। यदि इसके बाद भी प्रावधानों का उल्लंघन जारी रहता है तो उसके लिए सज़ा और भी बढ़ाया जा सकता है। अगर उसके बाद भी अगर दोबारा उसी चीज़ पे गलती कर रहे हैं तो सज़ा आपकी और बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट 12 नंबर, इस अधिनियम के धारा 16 में जो है कंपनियों द्वारा अपराध का प्रावधान है। यदि इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो जब तक ये साबित ना हो जाए कि अपराधी कौन है, अपराध के समय नियुक्त हुए प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी का सीधा प्रभारी है दोषी माना जाते हैं मेरे भाई। जब तक अपराध प्रूफ नहीं होगा तब तक जितने भी कंपनी के जो लोग रहेंगे वो लोग दोषी माने जाएंगे, जब तक कोर्ट में नहीं प्रूफ होगा मेरे भाई। अगला पॉइंट है 13 नंबर, धारा जो है 17 में सरकारी विभागों द्वारा अपराध के प्रावधान है। यदि इस अधिनियम के तहत सरकार के किसी विभाग द्वारा कोई अपराध किया गया हो तो विभाग के प्रमुख को अपराध का दोषी माना जाएगा मेरे भाई। अगर इसके तहत जो जैसे कंपनी है आपकी, बाय द वे आपके कंपनी है और कंपनी में कोई भी जो है जितने भी जो वर्कर काम कर रहे हैं, अगर कोई भी कोई क्राइम कर देता, अपराध कर देता, तो ये जो कंपनी के मालिक आप हैं, डायरेक्टर हैं, आप उस जो है दोषी माने जाएंगे। उस अपराध को की माना जाएगा कि आपने ही किया है, क्योंकि भाई आपके अंदर वो काम कर रहे हैं, आपका काम उन्हें देखना। अब आप कोई भी गलती करेगा तो आप ही पकड़े जाएंगे, यही चीज़ होता है। धारा 18 में विभाग के प्रमुख के अलावा कोई भी अधिकारी यदि दोषी साबित होता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की सज़ा की जा सकती तथा तदनुसार दंडित भी किया जा सकता है। देखिए धारा नंबर 19 में अपराधों के संज्ञान है। कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा बशर्ते शिकायत निम्नलिखित में से किसी के द्वारा ना की गई हो। शिकायत तो आप लोग का कोई संज्ञान नहीं रहेगा। जैसे कि केंद्र सरकार है उसकी ओर से कोई प्राधिकरण, एक ऐसा व्यक्ति जो केंद्र सरकार है उसके प्रतिनिधि प्राधिकरण को 60 दिनों का नोटिस सौंपने के पश्चात न्यायालय के पास आया हो, ये पॉइंट दिया गया है। तो ये सब सारी चीज़ें थी मेरे भाई। आई होप है कि आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बाकी मेरी कोई हेल्प चाहिए आप लोग बताइएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। तो आई होप है अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, और कोई दिक्कत हो रहा हो तो बताइएगा और अधिक से अधिक लोगों के बीच में ये शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।